यही हमारा विश्वविद्यालय सकल विद्याओं का सागर। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में ऑर्गेनाइज इस छात्र शिक्षक संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबको परिचय कराना चाहूंगा हमारे आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर विवेक कुमार सिंह सर से। सर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में डीन आर्ट्स फैकल्टी, डीन फार्मेसी फैकल्टी, IQAC निदेशक जैसे अन्य दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सर इस छात्र शिक्षक संवाद में। और सर हम बहुत कृतज्ञ हैं, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया। धन्यवाद कि आपने चर्चा में शामिल होने के लिए अवसर दिया। सर छात्र शिक्षक संवाद में संवाद को चालू करने प्रारंभ में मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि आपका छात्र जीवन कैसा रहा और आप छात्र जीवन से कैसे आपने आगे अपना सफर तय किया। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा। जब PhD करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से MSW किया, वहीं से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरेट की जो हमारी बात थी उस समय युवाओं में खासकर हमने देखा, विश्वविद्यालय कैंपस के अंतर्गत देखा कि ड्रग व्यसन की समस्याएं बहुत ज्यादा थी। तो हम अपने गाइड के साथ मिलकर हमने डिसाइड किया कि क्यों न हम अपने ही दोस्तों के बीच में ही अध्ययन किया जाए। तो वहां पर हमने लखनऊ, जो हमारा शीर्षक रहा, टॉपिक रहा, वो लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों में मादक द्रव्य व्यसन की स्थिति, समाज कार्य द्वारा उनका पुनर्वासन। कि अगर जो छात्र कर रहे हैं, पहले तो स्थिति क्या है उसको हमने जानने की कोशिश की, उसके बाद कैसे हम उससे दूर उनको करें। क्योंकि नहीं तो अभी जो युवा अवस्था में किसी, उसमें बहुत सारे रिसर्च निकल के आए कि जिस कारण से वो कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता है शौक, एक शौक के ही कारण रहता है, बाकी उनको उससे और ज्यादा मतलब नहीं रहता। तो वो कैसे आज अगर उनसे हम उसको दूर करें, उस पर हमने किया, उससे वर्कशॉप कराई, हमने बहुत सेमिनार कराए, बहुत सारे जागरूकता अभियान कराए। तो इस तरह से करते हुए जो हमारे छात्र जीवन में हमने PhD के बाद था। सर अब हम प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे जो प्रश्न हैं सर वो विश्वविद्यालय के अनेक छात्रों के जिज्ञासाएं और सवालों से लिए गए हैं। सर पहला प्रश्न है कि भारत में समाज कार्य के इतिहास और विकास के बारे में कुछ। देखिए, भारत में समाज कार्य इतिहास जो हमारा रहा है वो खासकर धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा रहा है। आधुनिक पेशेवर स्वरूप धीरे धीरे ग्रहण करता गया। अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो वैदिक उपनिषद काल में दान, परोपकार, सेवा, अतिथि सत्कार, वंचित वर्गों का मदद करना, धर्म और दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में करुणा, मैत्री, सेवा और संघ पर आधारित था। समाज सुधार में मंदिरों, धर्मशालाओं, बावड़ियों, अन्य क्षेत्रों में समाज कार्य जो था वो समाज सेवा के रूप में था। मध्यकालीन में जब सूफी और सत्य भक्ति आंदोलन हुआ, उसमें समानता की बात की गई कि हम मानव हैं और सभी मानव एक ही हैं। इसी तरह से लंगर चलाना, खासकर गुरु नानक देव जी महाराज ने परंपरा शुरू की, पीर फकीरों की, जरूरतमंदों की सेवा करना, आश्रम की स्थापना करना, इसका ही परिणाम रहा कि गुरुद्वारों की स्थापना की गई। कि आज भी हम देखते हैं कि हर गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था होती है। कोई भी व्यक्ति जाके न उसकी जात देखी जाती है, न उसका धर्म देखा जाता, जो वहां पहुंचता है उसको दिया जाता है। लेकिन जब हमारा ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश काल में पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विचारों का आगमन हुआ तो समाज सुधार आंदोलन बहुत तेज हुआ। उसमें राजा मोहन राय जी ने जैसे सती प्रथा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह, ज्योतिबा फुले ने शिक्षा और दलित उत्थान, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, अस्पृश्यता उन्मूलन, स्वराज आदि की बात। ईसाई मिशनरियों ने अस्पताल और विद्यालयों के माध्यम से सामाजिक सेवा करना चाहा। इसी के साथ साथ खासकर ब्रिटिश में हम अगर बात करते हैं तो वहां पर दान संगठन के माध्यम से ये समाज कार्य एक व्यवसायिक रूप में शुरू करने का प्रयास किया गया। क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे थे अपने आधुनिक समाज में, खासकर भारतवर्ष में, वो समाज सेवा के रूप में एक व्यवसायिक रूप से कैसे हो, तो उसी का परिणाम था कि 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्थापना की गई, जिसमें भारत में पेशेवर और समाज कार्य की आधारशिला बनी। सर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसमें सर पूछा गया है कि सोशल वर्कर जो समाज में अनेक स्तरों पे, अनेक जगहों पे अपनी सेवा देते रहते हैं, सर उनके सामने आने वाली कुछ कॉमन समस्याएं क्या हैं? समाज
जो समाज कार्यकर्ता है, खासकर जो प्रोफेशनल समाज कार्यकर्ता है, जो DSW या MSW की उपाधि प्राप्त कर जाता है, जब वो कार्य करने जाता है, क्योंकि उसको हम सिद्धांतों को बताते हैं, एक साइंटिफिक मेथड हम बताते हैं, लेकिन समाज आज भी वो सामाजिक सेवा से ज्यादा उसको स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अवेयर नहीं। अभी भी अगर हम बात करते हैं कि समाज कार्य की शिक्षा आप क्या पढ़ रहे हैं, हम समाज कार्य की शिक्षा ले रहे हैं, एक बात तो उनको क्वेश्चन पूछता है समाज शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंस नहीं कर पाता है कि समाज शास्त्र और समाज कार्य में अंतर क्या है। समाज कार्य हमारा व्यवसायिक है, समाज शास्त्र हमारा सैद्धांतिक है। समाज कार्य में हम जो डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज के बाद उसकी ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं, उपचार की भी बात करते हैं। जो समाज शास्त्र तक हम केवल डायग्नोज की बात करते हैं कि हाँ इसको समस्या हुई है तो किस कारण से हुई। जी सर, जैसा कि अभी आपने चर्चा किया सिद्धांतों के बारे में, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा जो सोशल वर्कर होते हैं उनको किन सिद्धांतों को, किन मूल सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? समाजकार क्योंकि व्यवसायिक प्रोफेशन है, जिसे हम देखते हैं इस प्रोफेशन जो हम कहते हैं तो समाजकार उस व्यवसाय की एक समान विशेषताएं होती है। किसी भी व्यवसाय में चाहे चिकित्सा हो, चाहे कानून की हो, चाहे शिक्षा हो, कि मान्यता मिलने के उसमें गुण अपेक्षित होते हैं, विशेषीकृत ज्ञान होता है, संस्थागत शिक्षा और प्रशिक्षण होता है, नैतिक आचार संहिता होती है, सेवा की भावना होती है, पेशेवर संगठन और निरंतर अनुसंधान का विकास। समाजकार व्यवसायिक विशेषताएं इस प्रकार हैं क्योंकि हम एक विशेषीकृत ज्ञान देते हैं। समाजकार के अपना विशेष ज्ञान का भंडार है जिसमें सामाजिक समस्याओं की समझ, मानव व्यवहार, सामुदायिक संगठन, परामर्श तकनीक, केस वर्क ग्रुप और सामुदायिक संगठन के माध्यम से हम उस ज्ञान को देते हैं जिसके माध्यम से वो मानव के जाके मानव के कल्याण की बात कर सकता है। भारत में 1936 में जब टिस्क की स्थापना हुई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में समाजकार शिक्षा की शुरुआत हुई, उसके बाद देश भर में DSW, MSW और PhD ऐसे डिग्री उपाधियां भी देने लगी, क्योंकि हमारी एक नैतिक आचार संहिता भी होती है जिसके अंतर्गत हम समाज कार्यकर्ता अपनी गोपनीयता, समानता, न्याय, गर्मिया और मानव अधिकार जैसे नैतिक मूल्यों का पालन करता है। सर जैसे बात हुई मानवाधिकार की, जितने समाज सेवक होते हैं, समाज कार्यकर्ता होते हैं, वो अपना ज्यादातर समय मानवाधिकार से ही जुड़े कार्यों को देते हैं। तो मानवाधिकार और समाज कार्य और समाज कार्यकर्ताओं के बीच जो संबंध है हम उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, जो मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट और मानवाधिकार की बात करते हैं तो क्योंकि हम जानते हैं कि मानवाधिकार बाई नेचर हमको कुछ मानवाधिकार है जो बाई नेचर हमको मिले। अगर हम इंसान के रूप में हमारा जन्म हुआ है तो हमको भोजन, वायु भी हमको नेचर ने, प्रकृति ने प्रदान कर रखा है। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो हमारा कह लीजिए सरकार है, जो या इंस्टीट्यूशन जिस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत हम रहते हैं वो हमको प्रदान करता है। तो जो समाज कार्यकर्ता का मूल सिद्धांत ही यही है कि हर व्यक्ति का सम्मान, आत्मसम्मान, समान अवसर मिलना चाहिए, समानता और न्याय के सिद्धांत। क्योंकि मानवाधिकार भी समानता और न्याय के सिद्धांत की बात करता है, समाज कार्य में भी, क्योंकि हम मानव सबसे पहले एक छोटी इकाई जो मानव मानते हैं, वो किसी न जात से बंधा होता है, न किसी धर्म से बंधा होता है। उसका अगर जन्म हुआ है तो अगर वो एक राजा के घर में भी पैदा हुआ है तो भी उसी तरह से आ रहा है। जिसके पास भोजन भी नहीं है, खाने भी नहीं, सड़क पे भी अगर किसी का जन्म हो जाता है उसमें वही उसी तरह से आ रहा है। और आप देखिए कि जब उसका जन्म होता है उस समय सबसे पहले अगर वो माँ के गर्भ के बाद जो ग्रहण करता है, सबसे पहले वायु, जो वायु वो ले रहा है, वो किसी राजा के घर में पैदा हुआ, वो भी उसी वायु को ले रहा है और वो सबसे ज्यादा उसके जरूरी है। तो हम वहाँ पर कहीं पर न जाति देखा जाता है, न धर्म देखा जाता है, न लिंग देखा जाता है, न वर्ग क्षेत्र के इसके आधार पर भेदभाव किए बिना समान व्यवहार करना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना। इसके साथ साथ सहानुभूति का सिद्धांत का हम पालन करते हैं कि समाज कार्यकर्ता दूसरे की भावनाओं को समझने और महसूस करने का उसकी क्षमता होनी चाहिए ताकि वह उनकी समस्याओं को गहराई से जान सके। जब तक हमें गहराई से उसको समस्या को नहीं, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि टेबल के इधर और टेबल के उधर का फर्क हमको पता होना चाहिए। अगर वो हमारा है इधर है तो उस साइड वाला भी जब इधर बैठेगा वो क्या महसूस करेगा। अगर हम वो जानेंगे तो अपने आप वो जो इम्पैथी का सिद्धांत है, सहानुभूति का सिद्धांत है, या गोपनीयता का सिद्धांत है, या स्वतंत्रता निर्णय का सिद्धांत है, सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, निष्पक्षता और तटस्थता का सिद्धांत है, सेवा भाव का सिद्धांत है, साझेदारी और सहभागिता का सिद्धांत है, पेशेवर ईमानदारी और निष्ठा की हम बात करते हैं। अगर संक्षेप में कहें
तो समाज कार्यकर्ता का मूल सिद्धांत मानव की गरिमा, समानता, न्याय, सहानुभूति, गोपनीयता, आत्मनिर्णय, निष्पक्षता और सेवा भाव पर आधारित है। यही चीजें मानव अधिकार की संरक्षण के लिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अगर इंसान के अंदर ये चीजें आ जाए तो जो भी पूरे हम भारत में ही नहीं पूरे हम विश्व में देख रहे हैं कि एक दूसरे के हम प्यासे भूखते उनके जान के दुश्मन बने बैठे हैं। हम वो भूल जा रहे हैं कि मूल रूप से वो ह्यूमन है, इंसान है। जी सर। वो अगर हम इंसान के रूप में मानेंगे तो ना वहाँ देश की सीमा आएगी, न प्रदेश की सीमा आएगी, न जात की सीमा आएगी, न धर्म की सीमा आएगी। तो जो मानव अधिकार के संरक्षण के लिए समाज कार्य की शिक्षा और समाज कार्य की व्यवसाय बहुत आवश्यक है कि बिना इसके हमें नहीं लगता है कि मानव अधिकारों का हम संरक्षण कर सकते हैं। जी सर। सर, अगला प्रश्न हमारे पास ये आया है, क्या जो समाज कार्यकर्ता होते हैं उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहिए? देखिए, समाज कार्यकर्ता को बिना किसी राजनीतिक विचारधारा में शामिल हुए बिल्कुल राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहिए। मूल उसका है कि किसी एक राजनीतिक विचार, क्योंकि अगर आप राजनीतिक विचारधारा में आप शामिल हो जाएंगे तो आपको एक बंधन के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी उसका एक सिद्धांत होगा, उसकी एक नियमावली होगी। आप अगर उस पार्टी को ज्वाइन किए, आप उससे सहमत हो या असहमत हो, तो आपको रहना पड़ेगा। इसलिए राजनीतिक सक्रियता आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक सक्रियता अगर होगी तो नीतियों पे हम प्रभाव डाल सकते हैं। जी सर। जो नीतियां बन रही है, जो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में आएगी, जो क्योंकि समाज कार्य केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना और नीतियों को बदलने की भी जरूरत होती है। राजनीतिक सक्रियता से वो सरकार और नीति निर्माताओं पर प्रभाव डाल सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अपने यहाँ कानून बनाए गए, लेकिन उन कानून में किसी कारण से अगर मानव अधिकारों का हनन हो रहा था, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग ने उस पर अगर आवाज उठाई तो सरकार को उसको पुनर्विचार करना पड़ा, उस पर सोचना पड़ा कि कैसे हम उस कानून को वापस लें या उस कानून में हम संशोधन करें। इस तरह से दूसरा जो है मानवाधिकार संरक्षण, क्योंकि राजनीति के जुड़े बिना समाज कार्यकर्ता का सामाजिक अन्याय, शोषण, असमानताओं को दूर नहीं कर पाता। जब हम मानवाधिकारों के संरक्षण की बात करेंगे तो उनकी पॉलिसियों में उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सक्रिय होगा तभी आज के टाइम में जो संसाधन है वो राजनीतिक रूप से सक्रिय होगा, प्राप्त कर सकता है। सक्रिय, अब बात आती है सक्रिय रह कैसे सकते, एक समाज कार्यकर्ता कैसे सक्रिय रह सकता है? तो उसमें नीतिगत वकालत, पॉलिसी एडवोकेसी के माध्यम से, सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से, राजनीति में प्रवेश। अगर हमको लगता है कि अब हम काफी समय हमने इधर दे दिया है, अब अगर किसी विचारधारा से जाके हम देश और समाज का और अच्छे से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हमें कहना है, एक बार जो आज की राजनीति हो गई है, जो राजनीतिक पार्टियों से हम अगर जुड़ जाते हैं तो कहीं न कहीं हमको उनकी माननी पड़ेगी। लेकिन ऐसी अवस्था भी आ सकती है कि हाँ, हम स्वयं उसमें शामिल होकर कुछ परिवर्तन अगर हम करते हैं, लेकिन वहां पर भी राजनीति में प्रवेश, खासकर अगर किसी दलीय बाधा में नाम बने, दल से अगर अलग हम राजनीति में प्रवेश करते हैं तो हमें लगता है ठीक है, हमारे पास संख्या बल कम हो सकता है, हमारी आवाज कम लोगों तक पहुंच सकती है, लेकिन उस टाइम पे हम परिवर्तन ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक हमारी एक सीमाएं होंगी और उसके आधार पे हम अपनी राजनीतिक पार्टियों में हम लोग देखें कि जो मानव अधिकार के प्रति जो है वो किस पार्टी के माध्यम से, कहाँ के माध्यम से, किसके माध्यम से और अच्छी तरह से हो सकता है, उस पर हम कार्य कर सकते हैं। सर, हाल ही में समाज में एक नया समुदाय उभर के आ रहा है जो है LGBT समुदाय, जो अपने अधिकार और शारीरिक स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। सर, भारत जैसे देश में यह समुदाय किस प्रकार से अपना प्रभाव डाल रहा है? देखिए, LGBT की जो आपने कहा, ये आज के डेट में, क्योंकि आज में मीडिया संचार इतना ज्यादा हो चुका है कि ये बातें सामने आने लगी, इससे हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। या हम अपना इतिहास अगर उठा के देखें कि पहले ये नहीं था, पहले भी था। अगर कभी आपको खासकर खजुराहो के मंदिरों को देखने को जाने का मौका मिले, वहां आप जाके देखिए जो वहां पर मूर्तियां बनी हैं, जी सर, वहां पर इस तरह की मूर्तियां का निर्माण कुछ टाइम पे हुआ, क्योंकि उसको अध्ययन करने की बात है। अगर उस ध्यान से आप देखते हैं, किसी एक ऐसे सर्वे ऑफ इंडिया के जो वहां पर गाइड है उनके माध्यम से देखते हैं, तो ऐसा नहीं था। लेकिन आज धीरे धीरे ये, अब आज का जो हमारा इतना मीडिया है या हमारे कह लीजिए कम्युनिकेशन के माध्यम से इतने हैं कि इससे हम बाहर निकलते हैं। और LGBT
भी सामने वो झिझक जो थी, झिझक कुछ लोगों में खत्म हो रही है, वो सामने आ रहे हैं और वो अपने परिवार से और समाज से संवाद स्थापित करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए, नेचर ने एक बनाया है, मेल फीमेल एक बनाया है, जिसके द्वारा हमारी सृष्टि की संरचना चल रही है। लेकिन उससे वो तो एक है ही, लेकिन उससे पहले जो हम एलजीबीटीक्यू की जिसकी हम बात करते हैं, तो वहां पर भी उनकी भी स्वतंत्रता है, उनके भी अपने राइट्स हैं, जो वो सोचते हैं वो करना। हाँ, ठीक है, उसपे अगर समाज को कहीं पर ऐसा न हो कि उसपे बुरा इफेक्ट पड़ रहा हो, एक वो कानून इसलिए सुप्रीम कोर्ट धारा 370 का निष्पादीकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए, इससे समुदाय को सम्मान और आत्मविश्वास का बोध हो। इसी तरह ट्रांसजेंडर पर्सन अधिकारों संरक्षण में 1900 जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में कानूनी मान्यता दी गई, क्योंकि वो भी एक हमारी समस्या है कि जिसपे हम समाज में उस तरह से उसको स्थान नहीं दे पाएंगे। सर, इसी से जुड़ा एक अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो किन्नर समाज है, सर, किन्नर समाज की छवि भूतकाल में क्या थी और वर्तमान में किस प्रकार से किन्नर समाज की छवि बदल रही है? देखिए, किन्नर समाज को हम शुभ तो मानते थे कि हमारे यहाँ कोई भी अगर मांगलिक कार्यक्रम हुआ तो हमको लगता था कि अगर वो किन्नर समाज है, किन्नर समाज हमारे यहाँ आता है, शादी की प्रक्रिया है, विदाई हो रही है, किसी बच्चे का जन्म हो रहा है। लेकिन ऐसा माहौल बन गया, वो कुछ हो सकता है समाज की गलती हो, कुछ उन लोगों के द्वारा, क्योंकि फिर वो देख के डर लगने लगा लोगों को, और उनके साथ आदमी खड़े होने को तैयार भी नहीं होता। आज भी हम देखते हैं, ट्रेन में आप कहीं सफर कर रहे हो, जाइए, बहुत सारे ट्रेन के स्टेशन से पहले आ जाते हैं और आदमी संकोच कर नहीं चाहता है। कई बार होता है, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे अपेक्षा करते हैं। जी सर। उन सब कारणों से एक घृणा पैदा हो रही थी, क्योंकि हम सोचते थे कि आशीर्वाद है भगवान राम के, जो भी उनका श्राप है, आशीर्वाद है, उसके कारण से लोग है, लेकिन वो हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे अगर हम इसको देखते हैं, तो अगर हम इतिहास में और बात करें तो मुगल काल और प्राचीन राज दरबार में किन्नर समाज का विशेष स्थान प्राप्त था। महलों में सुरक्षा, नृत्य, संगीत, क्योंकि किन्नर समाज के साथ एक जो हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही थी कि होता था कि महिलाएं भी सुरक्षित रहें, तो उन खासकर महिलाओं की सुरक्षा इनको बहुत इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह सम्मान और पहचान, किन्नर समाज को आध्यात्मिक शक्तियों का धारक माना जाता था, इसलिए लोग उनसे डरते भी थे, सम्मान भी करते थे। वर्तमान समय किन्नर समाज की छवि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को कानूनी मान्यता दी, जिससे किन्नर समाज की पहचान और अधिकार मिले। शिक्षा, रोजगार, राजनीति में धीरे धीरे भागीदारी बढ़ी, कुछ किन्नर नेता मेयर और विधायक बने, मीडिया, फिल्मों में, साहित्य में इनके जीवन की कहानियां सामने आने लगी, इस समाज में स्वीकृति बढ़ी। लेकिन आज भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज भी अधिकतर किन्नर समाज हाशिए पर है, उन्हें शिक्षा, नृत्य, यौन कार्य जैसे पेशे तक सीमित होना पड़ा है। शिक्षा और रोजगार की मुख्य धारा में शामिल होने में कठिनाइयां हैं। सामाजिक पूर्वाग्रह, भेदभाव, हिंसा और सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आज के डेट में छवि भी बदल रही है, क्योंकि पहले से बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। तो पहले जहां किन्नरों को केवल आशीर्वाद और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित माना जाता था, अब उन्हें मानव अधिकारों, शिक्षा और नेतृत्व के आयाम को देखा जाता है। जैसे आप भी लोग सोशल वर्क के हो, तो हम लोग भी, आप देखते हो अपने विश्वविद्यालय में भी ये हो रहा है कि धीरे धीरे जहाँ प्रयागराज में किन्नर समाज रहे हैं, उनके बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अगर आपको शिक्षा चाहिए, आप कुछ शिक्षा आप लेना चाहते हो, आप इंटरमीडिएट, आप हमारे विश्वविद्यालय में आइए, आपको अलग से सुविधाएं दी जाएंगी, अलग से फैसिलिटी दी जाएगी। तो खासकर युवा पीढ़ी और सोशल मीडिया की जागरूकता के जरिए जीवन और संघर्ष, इनके जो बीच में जीवन में कितना संघर्ष होता था, उसको समझने और जानने में भी हमको समझ आने लगी है। तो अगर हम बस एक बात करते हैं, भूतकाल में किन्नर समाज की छवि से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता से जुड़ी थी, कि वर्तमान में यह छवि सामाजिक न्याय, अधिकार, समानता की दिशा में बदल रही है। हाँ, की चुनौतियां अभी भी है, अभी उन्होंने बहुत काम करना है। सर, अगला प्रश्न है जातिवाद जैसी हीन भावना। सर, जातिवाद हीन भावना तो है ही, जो बहुत समय से हमारे भारत में, हमारे समाज में कहीं ना कहीं बुराई फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, एज ए समाज कार्य के छात्र होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते, जो जातियां हैं, जातियां कर्मों के आधार, जो कार्य करता था उसको कहा जाने लगा। कभी अगर हम उसको पढ़ के देखते हैं, पुराने हम अपने जाके इतिहास में जाते हैं, खासकर वो वेदों ग्रंथों की देखते हैं, वहां पर कहीं जातियों की बात की ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से
आज भी है। अगर आप गांव में हैं, अगर कोई भी पुरुष वहां पर टीचर है, उसकी पत्नी को वहां पर उसको मास्टर साहब कहा जाता है, तो उसकी पत्नी को मास्टरानी ही कहा जाता है। कोई अगर डॉक्टर है तो उसकी पत्नी को डॉक्टरानी ही कहा जाता है। या हम और भी अगर उसको हम देखते हैं, हम दूसरा ले लेते, आज महिला आरक्षण होने के नाते प्रधान तो हम पत्नी को बना देते हैं, प्रधान तो हम बहन को बना देते हैं, लेकिन समाज पति या भाई कोई प्रधान जी कह के करता है। और कई बार, क्योंकि इसमें हमने प्रोजेक्ट किया, रिसर्च की है, कई बार जो सिग्नेचर होता है, चाहे वो बैंक में है चाहे ऑफिस में हो, वो साइन भी वो नहीं महिला करती है, वो साइन भी वो इसी तरह से समाज में ये चला। धीरे धीरे इसको हम लोगों ने बंधन में बांधते चले और कट्टरता करते चले, जिसका दुष्परिणाम रहा कि ये जो जातियों की एक लंबी श्रृंखला बनती चली गई, जिसके आधार पर जब हमें खासकर देश में आजादी मिली तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब, बाकी जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सबको सोचना पड़ा, क्योंकि अब तो देश आजाद हो रहा। वो किस कारण से हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। जो अपना इतिहास पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वजों ने उनको पानी पीने के लिए भी उन तालाब भी अलग कर दिए, कुएं भी अलग कर दिए, वो हमारे साथ बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि हमने गांव में भी शिक्षा ग्रहण की है। तो हमने देखा है, जब कोई आपके यहाँ कार्यक्रम होता था, कोई मांगलिक कार्यक्रम होता था, तो सबसे पहले एक हमने कैटेगरी बना दी कि सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन कराया जाएगा। अब कोई भी बताए कि जो हमारा जन्म ब्राह्मण में हुआ है उसमें हमारा कोई रोल है, या हमारा जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है, हमारा कोई आपका कोई रोल है? नहीं सर, हमारा आपका कोई रोल नहीं है। जिस परिवार में जन्म लिया वो हमारे आगे टाइटल लग गया। और आज ये एज ए सोशल साइंटिस्ट होने के नाते आज भी क्या हम 100% कह सकते हैं कि जो हमारे आगे टाइटल लगा है बाय डीएनए हम वही हैं? ये हमारी मां कह सकती है, उसको पता है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते। ये जो जातियों का बंधन, ये जातियों ने समाज को तोड़ दिया। बनाया गया था कर्मों के आधार पे, वो धीरे धीरे जन्म के आधार पे कन्वर्ट हो गया। लेकिन आज अब अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है, खासकर जहां शिक्षा जारी, और शिक्षा सिर्फ डिग्री तक जहां तक सीमित नहीं है, शिक्षा शिक्षा के रूप में है, वहां पर वो जातियों का बंधन धीरे धीरे टूट रहा है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो वहां पर हम प्रदेश से हैं, किस देश से हैं, इसकी बात हो रही है, क्योंकि वो जातियों ने, हमें लगता है कि हमारे समाज में बहुत ही पिछड़े का जो बहुत बड़ा कारण ये जातियां रही, जो हमारा समाज इतना पिछड़ा रहा। जो संविधान ने हमें शक्तियां प्रदान की हैं, संविधान ने हमें जो खासकर समानता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, उसके तहत धीरे धीरे अब वो जातियां हो जिसको हम जातियों के बंधु, जातियों का भ्रम टूट रहा है। ये जातियां जितनी जल्दी जल्दी खत्म होंगी, शायद एक मानव के रूप में उतना हमारे मानवाधिकारों का भी संरक्षण होगा। क्योंकि बार बार हम यही कहते हैं वो जो कर्मों के आधार पर, आज भी कर्मों के आधार पे है, ऐसा नहीं। जैसे मैंने आपको लिया डॉक्टर का, आपको दिया मास्टर का, वो कर्मों के आधार पे। पति काम कर रहा, पत्नी का काम हो रहा है, पत्नी का किसी पद पे है, पति का हो रहा है, तो ठीक है, उसके आधार पे तो हम कह रहे हैं। लेकिन आज के डेट में सभी को समानता की बात है, सभी को शिक्षा में समानता है, सभी को जॉब में समानता है, और इस जातियों के बंधन से हम जितनी जल्दी मुक्त हो जाएंगे उतना ही समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। जी सर, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है समाज में बढ़ते हुए अंधविश्वासों को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, समाज में धीरे धीरे अब अगर आज ये कहें अंधविश्वास काफी हद तक दूर तो हो रहा है। जी सर, क्योंकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं, अब साइंस भी आम लोगों तक साइंस की पहुंच हो रही है। लेकिन अभी भी ऐसे है कि जो कह लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी, क्योंकि बार बार एज ए सोशल साइंटिस्ट होने के नाते हम लोग कहते हैं कुछ भी कर्म करो, लेकिन क्यों करते हैं उस पर हम जरूर विचार करें। जी सर, हम बृहस्पतिवार को कपड़ा क्यों नहीं धुलेंगे, उस पर जरूर विचार करें। हम मंगलवार को बाल क्यों नहीं कटाएंगे, उस पर जरूर विचार करें। बिल्कुल हम मेरा नहीं करते कि आप करिए मत, एक परंपरा चली आ रही, करें, लेकिन उसका, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने हर चीज को एक साइंस से जोड़ा। जी सर, और साइंस इसीलिए तो, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात करें, वो तुलसी की पूजा हमको सिखाई, क्योंकि तुलसी जहां रहेगी उसके आसपास बैक्टीरिया नहीं हो सकता, इसीलिए होता था घर के आंगन में एक तुलसी रखा जाए। क्योंकि लेकिन हम इंसान, अगर वो कहीं न कहीं हमको उस चीजों की, उसकी पूजा न सिखाया होता,
हमको पीपल के वृक्ष की पूजा या डरना ने सिखाया होता तो शायद उसको भी हम काट देते। वो संरक्षण नहीं दे सकते थे, जो संरक्षण, तो जो संरक्षण वैसे बार बार कहता हूँ, जो हमारे खासकर भारतीय परंपरा में जो पुरानी चीजों के आधार पे ऋषियों मुनियों ने संरक्षित किया, क्योंकि वो जानता था कि हम मानव इस नेचर के हैं कि कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर वो सहनशीलता नहीं है, तो वो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उसको एक ही है कि हम जागरूक करें। अगर व्यक्ति सोचने लगे हम क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे अंधविश्वास दूर होने लगे, क्योंकि वो हर चीज साइंस से जुड़ी हुई। इसीलिए हम लोग का सब्जेक्ट भी याद है कि समाज कार्य सोशल साइंस का सब्जेक्ट, क्योंकि सामाजिक भी है और हमारा वैज्ञानिक भी है, क्योंकि हम हर स्टेप बाय स्टेप इस पे काम करते हैं। तो इसका एक ही है कि हम खुद अवेयर करें, लोगों को अवेयर करें कि कोई भी कार्य करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन उस पर सोचिए और समय के अनुसार वो चीजें बदलती हैं। जो समय काल परिस्थितियों में, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी चंद्र ग्रहण हुआ जी सर, हमने मंदिरों के कपाट बंद कर दिए। देखिए जो परंपरा आ रही हम उसकी बात वो नहीं कर रहे, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि अगर जिस ईश्वर ने सबको शक्ति दे रखी है, बिना उसके हम कहते पत्ता नहीं हिलता, उस ईश्वर को क्या कि कोई ग्रहण लग सकता है? नहीं। लेकिन करते हैं, ठीक है, कोई रहा होगा, उस पर हम रिसर्च करें और अनुसंधान करें। क्यों? क्योंकि सब कुछ देने वाला वही है। इसको हम कहते हैं, हम अगर अपने हिंदू मैथोलॉजी में बात करें, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जिस शिव की बात करते हैं, उस शिव को क्या हमारी गीता नहीं कहा गया है कि हम न, जब हम आत्मा को कहते हैं ईश्वर का अंश है, और आत्मा को ही न हम तलवार से काट सकते हैं, न पानी से भिगो सकते हैं, न वायु से सुखा सकते हैं, तो इसका इफेक्ट तो उस पर कैसे हो सकता है, वो सोचना हमको पड़ेगा। जैसे मैंने कहा तुलसी है, जैसे पीपल है, हम देखते हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तुलसी है, अगर वो आसपास घर में लगी हुई है तो आपको बैक्टीरिया, तो अगर किसी को हल्का फुल्का आ भी गया, उसकी पत्ती का रस लेने से, उसके काढ़ा पीने से वो दूर हो जाता है। तो ये जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, इसी तरह हमको और गांव में, समाज में जाके उसके साइंटिफिक बातें बतानी होंगी कि कैसे अवेयर हो, और जब उस पर एक ही काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को साक्षर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो अज्ञानता है इसको दूर करें और ज्ञान दें। सर, भारत में समाज कार्य और सतत विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं, सर इनके बीच में आपस में क्या संबंध? देखिए, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता जो है उसका काम ही है वंचित समुदायों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना। जैसे हम लोग जब आप लोग को शिक्षा भी देते हैं तो यही बताते हैं कि हम अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हमारा काम मेडिसिन देना नहीं है जी सर। हम किसी बैंक में जा रहे हैं आपकी फाइनेंशियल हेल्प कराने, तो हमारा काम आपको पैसे देना नहीं है जी सर। हमारा काम वो सेतु का काम करना है जो आप और वहां के बीच में जो आपका गैप रह गया है। तो जैसे एसडीजी की बात करते हैं तो सबसे पहला ही गोल उसका है गरीबी उन्मूलन, गोल फर्स्ट है। तो समाज कार्यकर्ता के माध्यम से समाज कार्यकर्ता वंचित समूहों को वहां तक पहुंचा सकता है, आजीविका मिशन में जोड़ सकता है, मनरेगा जैसी चीजों जो हमारी चल रही, जो रोजगार की गारंटी देती है, उनसे जोड़ता है, जो हमारी सुरक्षा जैसी योजनाएं हैं, वो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसी तरह स्वास्थ्य और की बात करते हैं तो आशा, एनएम, एनजीओ जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी गरीबों तक सेवाएं पहुंचाने में मदद करती हैं। मानसिक स्वास्थ्य और नशा उन्मूलन जैसे मुक्ति कार्यक्रम भी एसडीजी लक्ष्यों से जुड़ते हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता जाके करके वहां भी कर सकता है। इस तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खासकर सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षा में वंचित बच्चे, विशेषकर बाल श्रमिकों को, लड़कियों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, दिव्यांगजनों को शिक्षा से जोड़ते हैं। इस तरह लैंगिक समानता कि हम समाज कार्यकर्ता जो है महिला चाहे सशक्तिकरण हो, चाहे घरेलू हिंसा हो या एलजीबीटीक्यू की बात करते हैं, अधिकारों की वकालत, सामाजिक कार्यकर्ता और एसडीजी दोनों को साझा उद्देश्य दोनों का एक ही है। इसी तरह से असमानताओं की कमी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा सामाजिक कार्यकर्ता की प्राथमिकता है, जो एसडीजी 10 से हमारा सीधे से जुड़ा हुआ है। और खासकर अगर गोल में 16 की बात करते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता सामुदायिक न्याय, मानव अधिकार, नशा मुक्ति और अपराध निवारण जैसे न्यायपूर्ण समाज में अपने निर्माण में अपना योगदान देते हैं। इसी तरह अगर हम भारत में व्यवहारिक उदाहरण हम बात करते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ जल और स्वच्छता, सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ की सक्रिय भागीदारी,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सामाजिक कार्यकर्ता ने जागरूकता अभियान चलाया, कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहरी असमानताओं में विकास हमारा अवरुद्ध हो रहा है उसको दूर किया जा सकता है, और नीतियों पे सही ढंग से प्रभावी हो, क्रियान्वित हो, उस पर एक समाज कार्यकर्ता अपना प्रभाव डाल सकता है। सर, आज के छात्र शिक्षक संवाद का आखिरी प्रश्न कि समाज कार्य का भविष्य किस प्रकार से होगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का क्या रोल? देखिए, समाज कार्य का भविष्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज मानव के पास सब चीजें हैं। मानव धीरे धीरे, हम बात करें तो जैसे हम पहले भूख प्यास और मकान की हम बात करते थे, लेकिन आज देखिए, आज मानव बहुत सारा ऐसा है कि जिसके पास बेसिक भौतिक संसाधन सारे हैं, लेकिन मानसिक शांति नहीं। जहां पर हम वीकर सेक्शन की बात करते हैं वहां तक पहुंच। आज इसीलिए देखिए साइकेट्रिक सोशल वर्कर उपयोगिता बढ़ती जा रही है। आज मेडिकल सोशल वर्कर की उपयोग बढ़ती जा रही है कि एक मेडिकल सोशल वर्कर कैसे, क्योंकि हमने पहले आपसे कहा कोई मेडिसिन नहीं दे सकता, लेकिन वो उसके काउंसलिंग के माध्यम से जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो सामाजिक पर्यावरण है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। उसके माध्यम से वो वहां पर परिवर्तन कर सकता है, तो वो उपयोगिता बढ़ती है हर जगह। आज आप देखिए पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक लड़ाइयां खासकर पति पत्नी में हो रहे हैं, और सीधे होता है कि अगर आप दो लोग लड़े, जाके FIR दर्ज हो। उस FIR से बीच में अगर एक आदमी भी बैठा हो तो शायद आपस में मध्यस्थता करके वहां तक नौबत ना आए। वहां भी सामाजिक कार्यकर्ता, वहां पर भी अब इसीलिए व्यवसाय के रूप में, चाहे जो मेडिकल सोशल वर्कर के रूप में हो, हर थाने पर एक काउंसलर की बात हो रही है कि वहां पर बिठाया जाए, क्योंकि पुलिस तो सीधे जो, अगर वो एक बार FIR दर्ज हो गई तब तो उसका एक प्रोसेस है, वो मजिस्ट्रेटी ट्रायल होगा, वहां से डिसीजन होगा। और हम अपने यहाँ देखते हैं कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है कि न्यायपालिका में इतनी आसानी से चीजें इतनी जल्दी से नहीं हो पाती। लेकिन अगर एक वहां पर एक सोशल वर्कर हो, सोशल वर्कर के माध्यम से चीजों, उनकी भावनाओं को समझे, दूसरे की भावनाओं को समझे, जो एक दूसरे से भावनाएं नहीं मिल रही हैं उनको समझे, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में एक सामाजिक कार्यकर्ता का बहुत ज्यादा भविष्य है। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि आज काफी हद तक जिनके पास भौतिक संसाधन है वो भी अपने आप को खासकर न संतुलित पा रहे हैं, ना वो अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन और इन सब के केसेस आ रहे हैं। सर, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका होगी? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत भूमिका इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि आईटी उसमें सब कुछ है, लेकिन जो एक मानवीय संवेदना है वो नहीं है। और धीरे धीरे जो आज मैं ये बताया ना, ये जो हमारे अंदर चीजें आ रही हैं, इसी के कारण आ रही है क्योंकि हम मशीन खुद बनते जा रहे हैं। अब हमको अपने परिवार के लिए सोचने के लिए समय नहीं है, अपने भाई के लिए सोचने के समय नहीं है, अपने समाज के लिए सोचने के लिए सही है क्या कि सुबह हम जो निकल गए 7 बजे, रात को 10 बजे पहुंच गए। तो जब आए, हम ही ऐसे मशीन के रूप में बन गए और देख रहे हैं वो चीजें जो एक मानव को अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो मानव में सबसे बड़ा गुण है वो संवेदनशीलता। वो AI के माध्यम से शायद वो संवेदनशीलता नहीं है। हाँ ठीक है, बाकी कार्य कर सकते हैं, वो हमारा सहयोग कर सकता है, लेकिन वो जब तक हम संवेदनशील एक मानव नहीं होगा, एक ह्यूमन संवेदनशील नहीं होगा, तो हमें नहीं लगता है वो समाज और राष्ट्र के काम आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे कंफ्यूजन्स को दूर किया। और सर, हमारी अभिलाषा रहेगी कि हम बाद में भी आपसे जुड़ते रहेंगे निरंतर, और आप हमारे और हम जैसे कई छात्रों के जिज्ञासाओं का अंत करेंगे और सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया।